हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर शमीम अहमद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो इन सेम के, जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि 3 वीडियोस आएंगे अभी। फर्स्ट में हम लोगों ने टाइमिंग डायग्राम डिस्कस किया था। सेकंड में हम लोगों ने फिर डीबग रजिस्टर डिस्कस किए थे। और अब ये लास्ट वीडियो है इस इनसेम प्रिपरेशन की, जिसमें हम लोग लास्ट में जो 2 इनसेम पेपर्स अभी तक हुए हैं, एक पिछले साल और एक उससे पिछले साल, उनके पेपर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उनको देखेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे कि अगर बाई चांस वो क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि होते हैं अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसपीपीयू में तो अगर बाई चांस उनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको पता हो कि आपको उसके में क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है, अप्रैल 2022 में ये पेपर आया था हमारा। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों जो है हमारे पास फर्स्ट यूनिट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 80386 डीएक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर में हम लोग को ऑपरेटिंग मोड्स को एक्सप्लेन करना है। ये जो इसका डायग्राम है ये जरूर बनाना है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेटिंग मोड्स में देखो, अ डायग्राम इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना रहे हैं तो वो देख के ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपको पता है इस टॉपिक के बारे में। सही है? तो आपको और डायग्राम बनाने के बाद आपको खुद को भी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आसान हो। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि जब भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर ऑन होता है, रीसेट होता है सिस्टम या पावर अप होता है, तो क्या होता है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर रियल मोड में होता है। ठीक है, रियल मोड ऑफ 80386। तो रियल मोड क्या होता है? रियल मोड में एटलीस्ट आपको ये 3-4 लाइनें तो लिखनी है, वरना कंप्लीट भी आप लिख सकते हैं अगर ज्यादा टाइम है आपके पास या फिर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है तो। ठीक है, क्या है? ये हमारा डिफॉल्ट मोड होता है जब भी हम प्रोसेसर को ऑन करते हैं 80386 को, तो वो 8086 की तरह वर्क करता है। मतलब वो उसकी जो मेमोरी है वो मैक्सिमम 1 MB की होगी और ये एक फास्ट 8086 की तरह वर्क करेगा। फास्ट क्यों? क्योंकि इसकी क्लॉक फास्ट है। 8086 हमारा 6 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा था, यहाँ पर ये 16 मेगाहर्ट्ज 32 मेगाहर्ट्ज अराउंड है इसके पास, है ना? तो क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है इसीलिए ये फास्ट 86 की तरह वर्क करता है हमारा 386 रियल मोड। ठीक है, इसके बाद मेमोरी इसके पास सिर्फ 1 MB होगी और जितने भी रजिस्टर्स हैं, क्योंकि ये 16 बिट का मोड है तो इसलिए जितने जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो सारे भी हमारे पास 16 बिट के अवेलेबल होंगे। पूरे 32 बिट उनका अवेलेबल नहीं। अच्छा, जो सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, जो हमारे डीएस, एसएस, सीएस और जितने भी मतलब सेलेक्टर्स हैं सेगमेंट रजिस्टर्स, वो वैसे भी 16 बिट के ही होते हैं, तो यहाँ पे भी 16 बिट के रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे? 5 16 बिट ऑफसेट रजिस्टर, 4 16 बिट जनरल डेटा रजिस्टर्स और 6 हमारे पास 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। ये नॉर्मली मतलब यहाँ पे आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप इतना भी लिख दे रहे हैं जो ऊपर का पार्ट है तो काफी है ना? क्योंकि आपको तीनों मोड के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना रहेगा ना। तो अगर रियल मोड के बारे में इतना ज्यादा लिखेंगे तो फिर 3 पेज भर जाएंगे ऐसे। सही है, तो यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो रियल मोड में 3-4 लाइन हम लोग लिख देंगे। फिर आता है हमारा प्रोटेक्टेड मोड। प्रोटेक्टेड मोड में क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रोटेक्शन जो है वो डेडिकेटेड हार्डवेयर है एक प्रोटेक्शन के लिए 8086 के पास, वो फंक्शन में आ जाएगा और ये हमारा मेन मोड है जिसमें 8086 मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करता है। ठीक है, देयर आर 4 privilege levels assigned to program and data to define their privileges. ठीक है, level 0 is assigned to the operating system kernels, main part of operating system. level 1 is assigned to system services. इसका भी आपको बल्कि बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये यहाँ पे मैं लिखा नहीं क्या affecting other user program operating system। हाँ, level 0 is highest privilege level, यहाँ पे लिख दे level 0 highest privilege level और level 3 least privilege level, least privilege लेवल। ठीक है, ये लीस्ट प्रिविलेज लेवल है, वो यूजर एप्लीकेशन को और प्रोग्राम को दिया हुआ होता है, मतलब जो यूजर वाला जो लेवल होता है वो रहता है। तो इसमें रजिस्टर्स हमारे पास, इसमें पूरा जो हमारा 386 है वो कंप्लीटली वर्क करेगा। 80386 के सारे इसमें फंक्शंस अवेलेबल होंगे, मल्टीटास्किंग सब हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वर्चुअल 86 मोड। अगर हम लोग एक बार रियल मोड से प्रोटेक्टेड मोड में एंटर कर गए तो हम वापस प्रोटेक्टेड मोड से रियल मोड में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मेन हमारा प्रोटेक्टेड मोड है। तो अगर हमें 16 बिट का प्रोग्राम चलाना है या कोई ऐसा प्रोग्राम चलाना है जो 8086 में हम लोग चलाते थे, तो ऐसे प्रोग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फिर वर्चुअल 86 मोड यूज करते हैं ताकि हम 8086 वाला प्रोग्राम इसमें कंपेटेबिलिटी के साथ चला सकें। ठीक है, तो वीएम और उसके लिए हमें करना क्या है? जो फ्लैग रजिस्टर में वीएम बिट होती है, एक मिनट मैं बस इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। हाँ, जो फ्लैग रजिस्टर में वीएम बिट होती है उसको हमें 1 कर देना है। जैसे हम उसको 1 करेंगे तो हमारा जो प्रोसेसर है वो वर्चुअल 86 मोड में रन करना शुरू करेगा। आफ्टर द 8086 प्रोग्राम आर ओवर, द वीएम बिट इन फ्लैग रजिस्टर इज मेड 0 टू कम बैक इन प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, जब हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा एक प्रोग्राम हमने रन किया, वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो हम वापस से प्रोटेक्टेड मोड में।
ठीक है, तो ये थे हमारे ऑपरेटिंग मोड्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है एक्सप्लेन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन SLDT एंड LEA, आउट, CMP एंड एक्सचेंज। तो इन इंस्ट्रक्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास SLDT होता है स्टोर द लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। मतलब क्या है कि हमारे पास जो लोकल डिस्क्रिप्टर होती है, अभी तक आपने डिस्क्रिप्टर टेबल्स शायद नहीं पढ़ी होंगी डिस्क्रिप्टर, क्योंकि वो थर्ड यूनिट का पार्ट है। फिर भी हमारे पास LDT होती है, लोकल, हर सेगमेंट का एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है, ठीक है। और ये जो डिस्क्रिप्टर होता है वो डिस्क्रिप्टर टेबल में होता है। अब अगर वो ग्लोबल सेगमेंट है तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में होगा, लोकल सेगमेंट है तो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में होगा। अब ये जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है, ठीक है, इसका भी एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होगा, इस लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का भी एक डिस्क्रिप्टर होगा, और उसका एड्रेस हमारे पास लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर में होता है, LDTR, ठीक है। तो LDT को एक्सेस करने के लिए, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास LDTR में एड्रेस होता है उसके डिस्क्रिप्टर का, ठीक है। तो LDTR जो हमारा लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर है, अगर उसकी वैल्यू हमें किसी रजिस्टर में स्टोर करनी है तो हम लोग इस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, SLDT, स्टोर द लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर इन 2 बाइट रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन इंडिकेटेड बाय द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ठीक है। इंडिकेटेड बाय द इफेक्टिव एड्रेस भी लिख सकते हैं आप, ऑपरेंड की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल SLDT BX, तो इसमें क्या होगा कि जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का एड्रेस है वो हमारा BX रजिस्टर में सेव हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो वो क्या है, वो एक सेलेक्टर है 16 बिट का, LDTR जो है 16 बिट का रजिस्टर होता है तो इसीलिए उसको सेव करने के लिए हमें 16 बिट का ही रजिस्टर चाहिए, तो हम उसको AX में, BX में, इन सब में सेव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी LDT। LEA क्या होता है, लोड इफेक्टिव एड्रेस। लोड इफेक्टिव एड्रेस क्या है कि अगर हमारा कोई ऑपरेंड है उसका हमें इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट, मतलब लोड करना है किसी में, तो फिर हम लोग इसको यूज करते हैं। इट कैलकुलेट्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ऑफसेट पार्ट जो है उसका वो कैलकुलेट करेगा, डिपेंड करता है हमने कौन सी एड्रेसिंग मोड यूज कर रखी है, या फिर ये कि जैसे हमने एक ऑफसेट एड्रेस दिया तो उसमें पहले सेगमेंट ट्रांसलेशन होगा, फिर पेज ट्रांसलेशन होगा, तब जाके हमारे पास मेन फिजिकल एड्रेस आएगा, ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। तो it calculates the effective address of the operand offset part and stores it in a specified register. For example, LEA EAX, M, जहां पे M जो है हमारा वो कोई वेरिएबल जो भी हमने दिया हो, या M हमने कोई वेरिएबल सेट किया है, वो मेमोरी में हमारे पास स्टोर है, तो उसका हमें इफेक्टिव एड्रेस अगर लोड करना है तो इफेक्टिव एड्रेस ऑब्वियसली ऑफसेट एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है, ठीक है। हमारे पास ऑफसेट एड्रेस 32 बिट का होता है, याद है नहीं याद है? ऑफसेट एड्रेस भी 32 बिट का होता है, लीनियर एड्रेस भी 32 बिट का होता है, फिजिकल एड्रेस भी 32 बिट का होता है। सिर्फ लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस जो स्टार्टिंग में दिया जाता है वो हमारा 48 बिट का होता है, क्योंकि इसमें 16 बिट जो है वो सेगमेंट रजिस्टर वाली भी आके जुड़ जाती है, इसीलिए, वरना और कोई बात नहीं। तो मेन हमारा ऑफसेट एड्रेस 32 बिट का है, तो इसीलिए ये रजिस्टर भी हमारे पास 32 बिट का होना चाहिए। आप इसकी जगह कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये ज्यादा बेटर है कि LEA EA, क्योंकि एक्यूमुलेटर से ज्यादा जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस रहता है। बाकी आप EBX भी लिख सकते हैं, LEA EX, M, इसमें क्या होगा कि इफेक्टिव एड्रेस M वेरिएबल का लोड हो जाएगा A रजिस्टर, ठीक है। आउट क्या है, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम, इन और आउट दो इंस्ट्रक्शन थी हमारे पास, याद हो अगर आपको, इन और आउट दो इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते थे IOs के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, तो वही आउट वाली वो है। आउट, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू आउटपुट पोर्ट नंबर्ड बाय द फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है। क्या करेगा कि हम लोग जो भी डेटा हम लोग को भेजना है किसी भी पोर्ट पे, तो हम वो डेटा कहां रखते हैं, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। और उस पोर्ट का नंबर हम लोग डाल देंगे इंस्ट्रक्शन में, जैसे आउट 25H, EAX। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑपरेंड है, पहले हम लोग क्या होता है, पहले डेस्टिनेशन बताते हैं फिर सोर्स बताते हैं, तो आउटपुट भेजना डेटा कहां पर, 25H पे, कहां से, EAX पे, ठीक है। हमेशा डेटा EAX से ही जाएगा, और किसी रजिस्टर से हम लोग आउटपुट नहीं दे सकते, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन दिख रहे होंगे आपको, अगर 16 बिट का एड्रेस है, क्योंकि IO पोर्ट के एड्रेस जो होते हैं वो सारे के सारे 16 बिट के होते हैं, ठीक है। याद होगा आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया होगा, क्लास में हम लोग डिस्कस किया था। तो सारे के सारे IO पोर्ट के एड्रेसेस हमारे पास कितने बिट के होते हैं, 16 बिट के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो 8 बिट का भी एड्रेस दे सकते हैं। अगर 8 बिट का एड्रेस देंगे तो आगे की 2 बिट वो अपने आप जीरो कर देगा, ठीक है। MSB जीरो हो जाएगी, सिर्फ LSB 25 बिट कंसिडर की जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमने सिर्फ 8 बिट की देनी है तो हम लोग डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही देते हैं, और अगर 16 बिट का एड्रेस दें तो हम इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली यहाँ पे पुट नहीं करते, बल्कि उसको DX रजिस्टर में पुट करते हैं। तो DX में हम लोग एड्रेस दे रहे हैं और AX से हम लोग डेटा दे रहे हैं, जो भी हम लोग को डेटा भेजना है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो डेटा 32 बिट का भी भेज सकते हैं, ऐसे हमने यहाँ पे भेजा। तो यहाँ एड्रेस 8 बिट का है लेकिन डेटा हमारा 32 बिट का है। ऐसे यहाँ पे एड्रेस 16 बिट का, डेटा भी 16 बिट का है। यहाँ पे डेटा 32 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, 8 बिट का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेटर यूज करेंगे। अगर 8 बिट का है तो AL यूज करेंगे, 16 बिट का तो AX,
32 बिट का तो EAX, ठीक है। फिर हमारे पास है CMP। CMP होती है हमारी कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर क्या करती है? कंपेयर बेसिकली दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करती है, तो वो एक में से दूसरे को माइनस कर देती है और फिर बताती है कि मतलब अगर एक एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस किया गया तो क्या होगा। दोनों में से या एक कंडीशन होगी, मतलब तीन कंडीशन हमारे पास आएंगी। पहली बात तो ये, या तो एक फर्स्ट ऑपरेंड ज्यादा होगा, सेकंड ऑपरेंड छोटा होगा। दूसरी बात है कि दोनों बराबर होंगे, और तीसरी बात है कि जो सेकंड ऑपरेंड है वो छोटा होगा, फर्स्ट ऑपरेंड बड़ा होगा, ठीक है। इट सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट बट अनलाइक सब इंस्ट्रक्शन डज नॉट स्टोर द रिजल्ट। इसमें रिजल्ट स्टोर नहीं होगा, हमें सिर्फ चेक करना है कौन सा बड़ा है। ओनली द फ्लैग्स आर चेंज। फॉर एग्जांपल कंपेयर AX 25H, तो AX रजिस्टर को 25H के साथ में कंपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग फ्लैग्स चेंज हुए। अगर दोनों बराबर हैं तो जीरो फ्लैग वन हो जाएगा हमारा, और अगर एक बड़ा है हमारे पास, ठीक है, मतलब अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया, ठीक है, तो हमारा साइन फ्लैग जीरो रहेगा। और अगर रिजल्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब हमारा जो साइन फ्लैग है वो वन हो जाएगा। तो अगर जीरो फ्लैग जीरो नहीं है लेकिन साइन फ्लैग जीरो है, इसका मतलब पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। अगर जीरो फ्लैग जीरो है, जीरो फ्लैग जीरो है, हाँ, और साइन फ्लैग हमारा वन, तो इसका मतलब नंबर हमारा पहला नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हम पहले में से दूसरे को माइनस कर रहे हैं। और अगर जीरो फ्लैग हमारा वन है तो इसका मतलब दोनों नंबर बराबर है, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन होती है। एक्सचेंज क्या करती है? सिंपली दो रजिस्टर के वैल्यूज को एक्सचेंज कर दी। एक रजिस्टर में जो नंबर है उसको दूसरे रजिस्टर में नंबर, ये हमने देखा है। एक्सचेंज EAX एंड EBX, इन दोनों के कंटेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग EBX की जगह कोई मेमोरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक रजिस्टर से मेमोरी में भी एक्सचेंज किया जा सकता है, रजिस्टर से रजिस्टर में भी एक्सचेंज किया जा सकता है, लेकिन मेमोरी से मेमोरी में एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। लिखा होगा कहीं ना कहीं। ओके, मैंने बस इतना रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी लोकेशन और वाइस वर्सा। एक रजिस्टर के हम लोग रजिस्टर से कर सकते हैं या मेमोरी लोकेशन से कर सकते हैं, या वाइस वर्सा का मतलब है कि मेमोरी लोकेशन का रजिस्टर से या मेमोरी लोकेशन का तो सिर्फ रजिस्टर से ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं, सही है ना। तो मेमोरी का मेमोरी से नहीं हो सकता, ये बस याद रखने की बात। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन हमारे पास, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है छह इंस्ट्रक्शन। कौन कौन सी है? SAL SHL, ये दोनों बराबर, मतलब SAL SHL दोनों सेम होती है कि हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना, ठीक है। तो शिफ्ट करने में क्या होगा कि हमारा जो मतलब रजिस्टर है, किसी भी रजिस्टर को अगर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा एक रजिस्टर हमारे पास है, तो यहाँ पे कुछ बिट्स होंगी। तो अगर इसमें हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ से बिट इधर निकलती चली जाएगी और ये कैरी फ्लैग में जाके स्टोर होगी। बिट हमारी निकलेगी भी, कैरी फ्लैग में भी स्टोर होगी, और यहाँ से जीरो इंसर्ट होती चली जाएगी। यहाँ से जीरो इधर से आती जाएगी, इधर से बिट्स हमारी निकलती चली जाएंगी, तो हमारा पूरा नंबर शिफ्ट होता चला जाएगा लेफ्ट की साइड, एक एक कर, वन बाय वन, ठीक है। और अगर हमें एक बार करना है तो हम वन लिख देते हैं, ज्यादा बार करना है तो उसका काउंट हमें CL रजिस्टर में रख के देना पड़ेगा, है ना। जैसे कि इसका, हाँ, शिफ्ट SHL AX, 01, इसको ये AX को शिफ्ट करेगी लेफ्ट में सिर्फ एक बार। और अगर हमने AX, अगर हमें 4 बार शिफ्ट करना है तो पहले हमें CL में 4 डालना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग वहां पे लिखेंगे SHL AX, CL। तो अगर 4 बार शिफ्ट करना है तो वो नंबर पहले हमें CL रजिस्टर में डालना पड़ेगा। अगर एक बार शिफ्ट करना है तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शिफ्ट राइट। जैसे शिफ्ट लेफ्ट है, सेम शिफ्ट राइट, बस अब हमारा नंबर इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, इधर से निकलना शुरू होगा। फिर लेकिन शिफ्ट अर्थमेटिक राइट में ऐसा नहीं होगा। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट में क्या होगा? प्रॉब्लम ये है शिफ्ट अर्थमेटिक राइट में, अर्थमेटिक क्यों लिया हमने? साइन नंबर का प्रॉब्लम है। देखो, अगर हमारे पास साइन नंबर होगा कोई, तो हमारे पास खाली जगह पे जीरो नहीं होगी बल्कि 111 होगा, वन ऐसे। अगर ये, तो ये साइन नंबर है, अगर तो अगर इसको हमें शिफ्ट करना है, ठीक है, इसको अगर हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो इसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब इधर से जीरो इंसर्ट नहीं होगा, इधर से वन इंसर्ट होगा। यहाँ पे शिफ्ट राइट में राइट से जीरो इंसर्ट हो रही थी, लेफ्ट से नंबर निकल रहा था, सॉरी, लेफ्ट से जीरो इंसर्ट हो रही थी, राइट से नंबर निकल रहा था हमारा। लेफ्ट से जीरो इंसर्ट हो रही है, राइट से निकल रहा है इस वाले में, शिफ्ट राइट में, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक राइट में डिपेंड करता है कि इसका MSB क्या है। अगर MSB जीरो है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो फिर जीरो इंसर्ट होगी राइट से, और लेफ्ट से, सॉरी यार, मैं बार बार, दरअसल आपका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट में प्रॉब्लम हो रही है वजह। तो अगर MSB जीरो है तो MSB की साइड से 0 0 1 0 है, तो अब यहाँ से जीरो ही इंसर्ट होगी और यहाँ से नंबर निकलना शुरू होगा। लेकिन अगर ये वन है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो अब इधर से वन ही इंसर्ट होगा और इधर से नंबर निकलना शुरू होगा। ये अर्थमेटिक राइट कहता है, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद आता है शिफ्ट लेफ्ट विद डबल प्रिसीजन। डबल प्रिसीजन का मतलब ये है कि यहाँ पे दो रजिस्टर्स हम लोग एक साथ यूज कर रहे हैं। शिफ्ट नंबर ऑफ बिट्स फ्रॉम लेफ्ट सोर्स टू डेस्टिनेशन रजिस्टर, शिफ्ट द अपर 3 बिट्स ऑफ EC, ये जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो अपर 3 बिट ECX की EX में शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट हो रहा है, देख रहे हैं आपको, ये लेफ्ट है,
तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे EAX रजिस्टर है, यहाँ पे ECX रजिस्टर है, ECX EAX। तो अब डबल प्रिसीजन का मतलब है कि हमने दो, समझो दो डब्बे साइड बाय साइड रखी, जब इधर से हम लोग उसको पुश करें तो इधर की बिट निकल के इधर वाले में आ रही है, फिर इधर से बाहर जा रही है, इस टाइप से काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट अगर हम लोग शिफ्ट करें तो इधर से 0 आ रही होगी और इधर से नंबर हमारा निकल रहा होगा, इधर से जो नंबर निकलेगा वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये डबल प्रिसीजन का बस इतना ही मतलब है। ऐसे ही सेम गोज फॉर SHRD, ये मैंने यहाँ पर गलती से HHLD लिख दिया, ये SHRD होगा। ठीक है, देखो कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आती है तो एटलीस्ट एक एग्जांपल उसका लिखना है। दो अगर लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक भी लिख दिया तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, काटेंगे नहीं आप। ठीक है, तो SHRD EAX, ECX3, अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इसमें तो अपर 3 बिट शिफ्ट हुई थी, अब इसमें लोअर 3 बिट शिफ्ट होंगी ECX की EAX में। ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, तो ECX को ही शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग EAX की मदद से। ठीक है, इसके बाद रोटेट लेफ्ट, फिर ये हमारी शिफ्ट इंस्ट्रक्शन होगी 6। फिर हमारे पास 4 रोटेट की इंस्ट्रक्शन है, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट और रोटेट थ्रू कैरी राइट। सिंपल। तो क्या करना है, यहाँ पे तो ये बिट हमारी निकल के बाहर गिर जाती थी, यहाँ जो यहाँ से हम लोग एंटर करा रहे हैं तो यहाँ से बिट निकल के बाहर गिर गई, कैरी फ्लैग में बस स्टोर होती थी, उसके बाद भी ये बाहर जाती थी, कोई मसला नहीं। अब क्या होगा, अब इसमें बिट कैरी फ्लैग में भी स्टोर होगी और रोटेट होकर यहाँ से दोबारा एंटर कर जाएगी। अब राइट से 0 एंटर नहीं होगा, राइट से 0 एंटर नहीं होगा, बल्कि वो बिट एंटर होगा जो यहाँ से निकला है। तो जो लेफ्ट से निकलेगा वो राइट में एंटर हो जाएगा, शिफ्ट लेफ्ट अगर हम लोग कर रहे हैं। और सेम गोज फॉर शिफ्ट राइट, अगर शिफ्ट राइट हम लोग कर रहे हैं तो जो राइट से निकलेगा वो लेफ्ट में जाके एंटर हो जाएगा, लेकिन जाते जाते कैरी फ्लैग में भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में, यहाँ पे भी कैरी फ्लैग में कॉपी होगी ये बिट और जाके राइट से एंटर कर जाएगी। जब हम राइट रोटेट करेंगे तो कैरी फ्लैग में कॉपी होगी और जाके लेफ्ट से एंटर कर जाएगी वापस। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा प्रोसीजर रोटेट एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शन का। रोटेट थ्रू कैरी में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ कैरी सेव कर रहा है, कैरी पार्ट नहीं आएगा। जब रोटेट थ्रू कैरी होगा तो फिर कैरी भी हमारा रोटेशन का पार्ट हो जाएगा, यहाँ से बिट जाएगी पहले कैरी फ्लैग में, और कैरी फ्लैग में जो भी बिट थी 0 या 1 वो फिर यहाँ पे यहाँ से आएगी। सेम गोज फॉर लेफ्ट रोटेशन, कि पहले हमारे इस डब्बे में से कैरी फ्लैग में बिट जाएगी और कैरी फ्लैग में जो बिट थी वो यहाँ से आके इधर एंटर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट। ठीक है, और ये हमारा रोटेट थ्रू कैरी राइट। बस ये 4 टाइप के हमारे पास रोटेट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद बचाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरप्ट एंड एक्सेप्शन। ये एक मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, ये एक्चुअली 4th यूनिट का बल्कि 5th यूनिट का पार्ट है। यहाँ पे पूछा, गलती से पूछा गया, ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास है इंटरप्ट एक्सेप्शन जो सपोर्ट की जाती है 80386 से। एक्सेप्शन बहुत सारी, INT21H है, 22H है, INT1H है। ठीक है, एक्सेप्शन भाई अगर फिर भी मैं तुम्हें बताऊं इंटरप्ट और एक्सेप्शन में फर्क क्या है। इंटरप्ट वो है जो बाहर से आ रही है, ठीक है, और एक्सेप्शन वो है जिसको हमने प्रोग्राम किया अपने प्रोग्राम। ठीक है, जो इंटरप्ट अनएक्सपेक्टेडली आ रही है, मतलब हमें एक्सपेक्ट तो थी ऑब्वियसली, उसके लिए हमने उसका ऐसा रखा है। तो जो बाहर से इंटरप्ट आ रही है दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट, और जो हमने प्रोग्राम नहीं किया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो होती है उनको हम एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, अब ये वाली इंस्ट्रक्शन आ गई, DA BSR div IDIV com, ये हमारे पास ज्यादातर सब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। DA क्या है, जो हमारा डेसिमल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एक्यूमुलेटर। तो उसमें क्या होता है कि जब आफ्टर एडिशन, सॉरी, अगर एडिशन होने के बाद, ठीक है, एडिशन होने के बाद हमारे पास जो नंबर है वो डेसिमल में नहीं आया, अगर सिंपल कंडीशन होती है हमारे पास कि अगर लोअर निबल जो है वो 9 से ज्यादा है, या फिर क्या था, या फिर हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हमारा 1 हुआ है, जो डिजिट कैरी होता है, मतलब लोअर निबल से हाई निबल में कैरी है, अगर ये दो कंडीशन है तो हमारे पास +06H हमें करना पड़ेगा रिजल्ट में। और अगर हायर निबल हमारा 9 से ज्यादा है या फिर कैरी फ्लैग हमारा 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +60H करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो रिजल्ट है वो एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन सेट का पार्ट है। ठीक है, तो DA में हमें सिंपल लेना है, एडजस्ट द रिजल्ट ऑफ एडिशन, एडजस्ट द रिजल्ट ऑफ एडिशन, एडिशन हो जाएगा ये, इनटू 2 वैलिड पैक्ड डेसिमल ऑपरेंड्स इन AL। DA सिर्फ हमारे पास रहता है, इसमें कुछ ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में काम करता है, तो इसमें अलग से हमें सेल्स और डेस्टिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ AL पे ही काम करेगा, जो हमारा एक्यूमुलेटर है उसी पे काम करेगा, उसमें जो रिजल्ट है उसको वैलिड जो है 2 BCD में कन्वर्ट करके देता है। BSR क्या है हमारे पास, इट स्कैन द बिट्स फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी MSB से LSB की तरफ चलेगा, है ना, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा। द जीरो फ्लैग इज क्लियर्ड इफ द बिट ऑल आर जीरो, तो हमारा अगर ये सारी की सारी बिट जीरो है तो जीरो फ्लैग हमारा जीरो रहेगा, अदरवाइज जहां भी जीरो फ्लैग इज सेंड एंड द डेस्टिनेशन रजिस्टर इज लोडेड विद द बिट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट सेट बिट फाउंड। ठीक है, एक रजिस्टर को हमारा
उसने स्कैन करना स्टार्ट किया वहां से, तो जब तक उसको 0 मिलती रहेगी वो आगे चलता रहेगा, जहां उसको 1 मिला, जहां पे 1 मिला बस उस 1 का एड्रेस ये लोड जो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसके अंदर डाल देगा कि ये जो यहाँ पे पहला 1 हमें यहाँ मिला है, अब आप इसको चेक करिए कि ये क्यों 1, ठीक है। तो बिट स्कैन रिवर्स था, एक बिट स्कैन फॉरवर्ड था, बीएसएफ था और बीएसआर, हाँ ये बिट स्कैन रिवर्स है, सॉरी यहाँ पे ये बिट स्कैन रिवर्स है, इसका फुल फॉर्म इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर। रिवर्स क्यों है? क्योंकि एमएसबी से एलएसबी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर एलएसबी से एमएसबी की तरफ मूव कर रहा है तो फिर उसको बीएसएफ होता है, बिट स्कैन फॉरवर्ड, ठीक है। उसमें भी यही करता है कि जब तक 0 नहीं आती तब तक चलता रहता है, जैसे ही पहला 1 मिला, सॉरी जब तक 0 आती है तब तक चलता रहता है, जैसे ही पहला 1 मिला वो रुक जाता है और उस 1 का इंडेक्स लोड कर देता है डेस्टिनेशन रजिस्टर। डिव क्या है? हमारा डिवीजन प्रोफाइल, डिवीजन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारे पास AX और DX रजिस्टर्स हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिविडेंड और डिविजन, डिविजर हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डिविडेंड जो है वो हमेशा AX में ही हमारे पास होगा। अगर 16 बिट का डिविडेंड है, मतलब 16 बिट के नंबर को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 4 5 6 ऐसा है तो AX में होगा। और अगर 32 बिट का नंबर है तो DX और AX दोनों हम लोग यूज करेंगे, EAX यूज नहीं करेंगे। 32 बिट को डिवाइड करने के लिए 32 बिट के नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो EAX यूज नहीं करेंगे, बल्कि आधा नंबर DX में होगा, अपर हाफ उसका, अपर 2 बाइट्स DX में होंगी, लोअर 2 बाइट्स AX में होंगी। क्यों ऐसा? क्योंकि 8086 में यही इंस्ट्रक्शन सेट चल रहा था, हम उसी को इसमें चला रहे, ज्यादा जहां पे पुराने इंस्ट्रक्शन से काम चल जा रहा है हम उसमें ज्यादा नया हमने 3-5 नहीं किया, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अगर बड़ा है 64 बिट का तो फिर 32 बिट जाएंगी EDX में, 32 बिट जाएंगी EAX, ऐसा रहेगा। और डिविजर हमारा कुछ भी 32 बिट का कोई भी नंबर होगा या 16 बिट का, जैसा भी रहेगा, ठीक है। आईडी परफॉर्मर साइन डिवीजन होगा और रिजल्ट इज सेम एज अच्छा हाँ, आईडिव जो है वो इंटीजर डिवीजन, ठीक है, क्योंकि अगर साइन नंबर को हमें डिवाइड करना है तो हम आईडिव का यूज करते हैं, अगर अनसाइन को डिवाइड यूज करना है तो डिव का यूज करते हैं। ऐसे ही मल यूज करते हैं, हमें अनसाइन नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और आई मल यूज करते हैं जब हम लोग को साइन नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना हो, ठीक है। इसमें सिंपल हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए एल में एक नंबर हम लोग एल में रखेंगे, दूसरा हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, और ये होता है कि रिजल्ट जो होगा वो AX और DX में आता है। अगर 32 बिट का रिजल्ट है तो AX और DX में आएगा, और अगर 16 बिट का है तो सिंपल AX में आएगा, और अगर 64 बिट का है तो EDX और EAX में आएगा, ठीक है। EDX DX में हमेशा हायर ऑर्डर वाली बिट रहेंगी, AX में हमेशा लोअर ऑर्डर वाली बिट रहेंगी, ठीक है। MSB आधा जो में से 2 पार्ट होंगे रिजल्ट के, अगर अगर रिजल्ट बड़ा है हमारा जैसे 32 बिट का है तो 16 बिट अपर वाली DX में रहेंगी और लोअर वाली हमारे पास AX में रहेंगी, ठीक है। आईमल सिंपल इंटीजर फंक्शन के लिए होगा, सेम मल्टीप्लीकेशन बस इंटीजर्स इंटीजर मतलब साइंड नंबर्स के लिए होगा। एक्सप्लेन एनी 6 डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ 80386। तो डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन हमारे पास बहुत सारी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इसने 6 करने को कहा है, मैंने 5 ही लिखी है, अच्छा किसी दूसरे पेपर में 5 होगा कोई बात नहीं। मूव है हमारे पास, मूव क्या करेगा, एक जगह से डेटा को दूसरी जगह कॉपी कर देगा, ठीक है, एक सेकंड ऑपरेंड से फर्स्ट ऑपरेंड में कॉपी कर देता है मूव। जैसे मूव AX, BX में क्या होगा कि AX गेट्स डेटा फ्रॉम BX, जो नंबर BX में सेव है वो वहां से उठ के AX में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मूव एस कॉपी द स्ट्रिंग फ्रॉम वन लोकेशन। जो मूव एस हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें एक नंबर, कई सारे नंबर लगातार जो है वो उठाने एक जगह से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो एक जो सोर्स होता है उसका एड्रेस डालते हैं ESI में, और डेस्टिनेशन का एड्रेस डालते हैं EDI में, ठीक है। और मूवेस हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद लूप लगा देते हैं, तो अपने आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठ करके सारा का सारा जो ESI के एक के बाद एक ESI इंक्रीमेंट होता रहता है, यहाँ EDI इंक्रीमेंट होता रहता है, यहाँ से सारे नंबर उठ के EDI वाली लोकेशन में पहुंच जाते हैं, सारा का सारा पूरा स्ट्रिंग हमारा मूव हो जाता है एक बार, ठीक है। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह का मतलब डेटा जो आपस में एक्सचेंज हो जाता है। फिर पुश और पुशे, पुश में क्या करना है, इट सेव द ऑपरेंड ऑन टू टॉप ऑफ द स्टैक। पुश और पॉप दो इंस्ट्रक्शन थी हमारे पास स्टैक के लिए। तो पुश का मतलब है पुश के बाद हमने जो भी रजिस्टर लिखा होगा वो उस रजिस्टर के कंटेंट स्टैक के ऊपर जाकर के सेव हो जाएगा, मतलब स्टैक में सेव हो जाएंगे, SP इंक्रीमेंट होगा और वो सेव करना स्टार्ट करेगा। और पुश ए का मतलब है कि सारे के सारे, पुश ए का मतलब पुश ऑल, ये जो है हमारा ये होता है पुश ऑल। पुश ऑल में क्या होगा, पुश ऑल में सारे के सारे रजिस्टर्स जो हैं, जो टोटल 8 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, 8 रजिस्टर्स जो है ना, वह 4 जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स और 4 इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर्स, वो सारे के सारे 8 रजिस्टर्स जाकर के स्टैक में सेव हो जाएंगे पुश में। सेम अगर आपको ऑड और डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन जैसे वहां पे 6 बताई थी तो यहाँ मैंने 5 ही लिखी, तो आप यहीं पे पॉप और पॉप पे भी लिख सकते हैं कि पॉप में क्या होगा, पॉप में जो भी रजिस्टर होगा हमने स्पेसिफाई किया होगा, पॉप कॉमा AX अगर हम लोगों ने लिखा है तो पॉप AX या पॉप BX अगर हमने लिखा है तो क्या होगा कि स्टैक में से ऊपर की लोकेशन उठ के उस रजिस्टर में सेव हो जाएगी। और अगर हमने
पॉप ए लिखा है, तो फिर सारे के सारे रजिस्टर्स की वैल्यू स्टैक में से सारे रजिस्टर की वैल्यू निकल के सारे इंडिविजुअल रजिस्टर्स में सेव हो जाएगी, ए बी सी डी ई सब में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होगा, पुश ए और पॉप ए, मतलब पुश ए और पुश ए का उल्टा होगा पॉप और पॉप ए। फिर हमारे पास पुश एफ और पॉप एफ होता है। पुश एफ में क्या होगा, पुश एफ में हमारे जो फ्लैग रजिस्टर है, ठीक है, फ्लैग रजिस्टर वो जाके सेव होगा स्टैक में, और अगर पॉप एफ हम लोग करेंगे तो वहां से स्टैक से उठ के वो सारा का सारा फ्लैग रजिस्टर में सेव हो जाएगा डेटा। समझ में आया? तो अगर और भी लिखनी हो तो पॉप ए, पॉप एफ, पॉप, पुश एफ, ये हम लोग और लिख सकते हैं चार। ठीक है, फिर आता है हमारा कंट्रोल रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा कंट्रोल रजिस्टर के बारे में। हाँ देखो, एक्सप्लेन इन डिटेल कंट्रोल रजिस्टर ऑफ 80386। तो कंट्रोल रजिस्टर हमारे पास ये है, टोटल 4 कंट्रोल रजिस्टर है, CR0, CR1, CR2, CR3। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक में बना ही रखा होगा, ये वाला जो डायग्राम। इसमें हमें ये सिंपल है, CR1 यूज ही नहीं हो रहा, CR2 में पेज फॉल्ट लीनियर है। जब भी हमारा जनरल पेज फॉल्ट होगा तो वो किस लीनियर एड्रेस पे, मतलब पेज फॉल्ट का क्या मतलब है कि हमने एक लीनियर एड्रेस दिया, वो पेजिंग में कन्वर्ट होना था, वो पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं। ठीक है, वो पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, जो जिस लीनियर एड्रेस से जो लीनियर एड्रेस हमारे पास है वो जिस पेज को मैप कर रहा है वो पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया, ये पेज है ही नहीं, तुम लीनियर एड्रेस बता रहे हो। तो वो लीनियर एड्रेस वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि जब वो पेज लोड होगा तो हम इसी लीनियर एड्रेस से उसको मैप करेंगे। तो इसलिए वो लीनियर एड्रेस हमारा यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है, पेज फॉल्ट लीनियर एड्रेस यानी CR2 रजिस्टर। CR3 रजिस्टर हमारा पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस देता है ना। मिलियंस ऑफ पेजेस, थाउजेंड और मतलब मिलियन, 1 मिलियन पेजेस होते हैं, 1000 पेज टेबल्स होती है, और ये 1000 पेज टेबल की एंट्री पेज डायरेक्टरी में होती है। तो जो मेन पेज डायरेक्टरी होती है उसका बेस एड्रेस हमें CR3 से मिलता है। ठीक है, फिर ये बचा CR0। CR0 में डिफरेंट डिफरेंट बिट है, P मतलब प्रोटेक्शन अनेबल बिट। जैसे ये बिट 1 होगी, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रियल मोड से प्रोटेक्टेड मोड में चला जाएगा। एमपी हमारा मैथ प्रोसेसर है कि मैथ प्रोसेसर अवेलेबल है या नहीं। अगर ये 1 है इसका मतलब मैथ प्रोसेसर जो को प्रोसेसर है इसका 80387 या 80287 भी हम लोग लगा सकते हैं। तो वो अगर 1 है इसका मतलब मैथ प्रोसेसर अवेलेबल है। अगर ये 0 है इसका मतलब अवेलेबल नहीं, तो हमें इसको 1 करना पड़ेगा। ये इमुलेट मैथ प्रोसेसर, ठीक है, इमुलेट को प्रोसेसर है हमारे पास। तो अगर ये 1 है तो ये नहीं भी होगा तो फिर ये खुद इमुलेट करेगा, उसकी तरह काम करके इंस्ट्रक्शन को रन करेगा। फिर टीएस हमारे पास टास्क स्विच बिट है। अगर हमने मल्टीटास्किंग की है, एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विचिंग हुई है, तो ये वाली बिट हमारी 1 हो जाएगी। ईटी हमारे पास एक्सटेंशन टाइप है, ये बताती है कि जो को प्रोसेसर लगा हुआ है वो 287 वाला या 387 वाला। ठीक है, उसके बाद पेजिंग अनेबल बिट है, पीजी। अगर ये 1 है इसका मतलब पेजिंग हमारी अनेबल है, और अगर ये 0 है इसका मतलब पेजिंग डिसेबल है, और जो हमारा लीनियर एड्रेस है वही फिजिकल एड्रेस है, अब पेज ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे कंट्रोल रजिस्टर्स हो गए। इसके बाद क्या पूछा है इन्होंने, इसके बाद पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टेस्ट रजिस्टर्स ऑफ 80386DX। तो टेस्ट रजिस्टर को ड्रॉ करना एक अपने आप में खेल, ये भी मैं बता रहा हूँ कि नहीं आएगा, टेस्ट रजिस्टर ड्रॉ करने कभी नहीं आ सकते, वो जिन्होंने दिया है वो एक बेवकूफी की बात है। तो ये टेस्ट रजिस्टर भी कभी नहीं आएगा, मतलब फिर भी, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं, मतलब डीबग एंड टेस्ट रजिस्टर्स आ सकते हैं, या टेस्ट रजिस्टर के बारे में कुछ 2-4 लाइन लिखने के लिए आ सकती है। फिर भी अगर बाई चांस बहुत ही ज्यादा अगर किस्मत खराब और एग्जामिनर का पता नहीं, अगर उसने फिर से दे दिया, तो फिर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो एक नजर मार के चले जाओ, जरूरी नहीं है इसको पूरा समझना, पूरा याद करना, लेकिन ये जरूर लिखना है आपको। ये जो 3 लाइनें मैंने लिखी हुई, आपकी बुक में भी यही 3 लाइन लिखी हुई है, जो नॉर्मल लोकल ऑथर की एक मैं बुक देख रहा था। तो 2 रजिस्टर आर यूज्ड टू कंट्रोल द टेस्टिंग ऑफ रैम इन द ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर पोर्शन ऑफ 80386। रैम को टेस्ट करने के लिए ये हम लोग, बल्कि हमारे पास ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है, जिसमें हमारा, अभी जब हमने टेस्ट रजिस्टर वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें पूरा डिस्कस किया था कि टेस्ट रजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसको एंट्रीज को चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट रजिस्टर्स होते हैं कि वो सही है या नहीं। तो एक इसमें डेटा टेस्ट रजिस्टर होगा और एक इसमें इंस्ट्रक्शन है ना, कमांड टेस्ट रजिस्टर। हाँ, इंस्ट्रक्शन यानी कमांड ही होता है, तो कमांड टेस्ट रजिस्टर होता है। तो TR6 हमारा कमांड टेस्ट रजिस्टर है, TR7 हमारा डेटा टेस्ट रजिस्टर है, जो कि यूज करेगा डेटा ऑफ द ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर टेस्ट। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर को टेस्ट करेंगे, उसका डेटा हमारे पास TR7 में हमें मिलेगा। ठीक है, these registers contain different fields in like them command bit, linear address, physical address, lookup present bit, valid bit, dirty bit, user bit and writable bit। ये सारी बिट्स इसमें प्रेजेंट थी। अगर ये डायग्राम याद रह जाए तो ये बना लीजिएगा। PL हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है फिजिकल एड्रेस में, और यहाँ पे TR7 में फिजिकल एड्रेस रहेगा, TR6 में हमारा लिनियर एड्रेस रहेगा। ओके, इसमें बस इतना ही लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, फिर भी अगर आ जाए तो आपको प्रिपेयर रहना है। उसके बाद फिर हमारे पास है एक्सप्लेन होल्ड HLDA एंड लॉक सिग्नल। ये है, देखो पिन डायग्राम कभी भी पूरा नहीं आता, आपके में फंक्शनल पिन डायग्राम है और पिन डायग्राम कभी भी पूरा नहीं आता, लेकिन उसमें ये चीजें आती है, अलग अलग पिन का फंक्शन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे अब इसमें पूछ लिया अलग अलग पिन का फंक्शन, तो हमें क्या क्या बताना है, होल्ड एंड HLD। तो होल्ड क्या करता है, होल्ड एंड HLD आर यूज फॉर DMA पर्पसेस।
जब भी हमारा जो डीएमए क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेसर होता है ना, कि अगर हम लोग चाहें तो आईओ और मेमोरी को डायरेक्टली अगर हमें एक्सेस करना है आईओ से मेमोरी को, तो हम लोग डीएमए यूज कर लेते हैं, अगर प्रोसेसर को हम लोग परेशान नहीं करना चाह रहे तो डीएमए को जब बस का एक्सेस चाहिए, क्योंकि डेटा आएगा जाएगा तो डेटा बस और कंट्रोल उससे एड्रेस बस चाहिए, तो जब उसका बस का एक्सेस चाहिए होता है तो वो होल्ड सिग्नल देता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर जो भी अपना काम कर रहा होता है उसको कंप्लीट करता है, फिर इसको एक्नॉलेज करता है, होल्ड को एक्नॉलेज करता है और बसेस का कंट्रोल छोड़ देता है कि ठीक है अब तुम इसको इस्तेमाल कर लो, सही है। तो होल्ड और एचएलडी हमारे पास ये दो सिग्नल होते हैं। तीसरा क्या पूछा था उसने, तीसरा मेरे ख्याल से उन्होंने पूछा है लॉक सिग्नल, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, लॉक सिग्नल। तो लॉक सिग्नल क्या कहता है, लॉक सिग्नल यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया मैंने, ऐसा कैसे हो गया। हाँ, लॉक सिग्नल क्या है, इफ अ बस रिक्वेस्ट अकर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, वही मतलब लॉक सिग्नल में हमारे पास अगर जो इंस्ट्रक्शन है हमारी, जैसे डीएमए ने उसको होल्ड दिया, तो लॉक सिग्नल क्या करता है, लॉक सिग्नल ये बताता है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल लॉक है या नहीं लॉक। देखो मशीन साइकिल जो होता है उसमें कई सारी स्टेट्स होती है, या एक इंस्ट्रक्शन कभी कभी कई कई मशीन साइकिल लगते हैं उसको कंप्लीट होने में। तो अगर जैसे डीएमए नहीं बस का एक्सेस मांगा माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से, तो नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर जहां पर है जिस मशीन साइकिल पे है उसी साइकिल पे बस का कंट्रोल छोड़ देगा और डीएमए को कंट्रोल दे देगा बस का। लेकिन अगर हमारी कोई इंस्ट्रक्शन क्रूशियल है, हम नहीं चाह रहे कि भाई बीच में कोई इंटरप्शन हो, तो हम उसमें लॉक प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो अब जब लॉक प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे तो इस पिन पे हमारा आ जाएगा 0। तो उससे क्या होगा, तो उससे जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो बीच में इंटरप्ट नहीं हो सकता। अगर उसके पास बस का कंट्रोल के लिए रिक्वेस्ट आ भी रही है प्रोसेसर के पास, तो भी वो उस पूरी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा पहले, उसके बाद बस का कंट्रोल छोड़ेगा कि भाई ठीक है अब तुम यूज कर सकते हो। अगर बीच में नहीं, अभी अभी मेरा काम चल रहा है, पहले ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा कर लूं, तो एटलीस्ट उस इंस्ट्रक्शन को, पूरे प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, उस इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन चला रहा है उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के बाद वो बसेस का एड्रेस बसेस का कंट्रोल छोड़ेगा और फिर डीएमए उसको ले लेगा, ठीक है। आफ्टर वही चीज इसमें लिखी, करंट मशीन साइकिल वी ऑलरेडी रीज आफ्टर, अगर ये 0 है लॉक सिग्नल, म्यूपी विल ओनली रिलीज द बस आफ्टर कंप्लीटिंग द करंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर देता है। हमने अगर इंस्ट्रक्शन में लॉक प्रीफिक्स का यूज किया है तो यहाँ पे 0 अपने आप माइक्रो प्रोसेसर बाहर देगा, जिससे कि बाहर वाले जो डिवाइस है उसको ये बात समझ में आ जाए कि लॉक प्रीफिक्स ऑन है, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही मुझे मिलेगा कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फ्लैग रजिस्टर ऑफ 80386। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आता है फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। अब ये देखो एक स्लाइड का है सिर्फ, बहुत ज्यादा इसके अंदर इस टाइप का मामला नहीं है। क्या करना है इसमें, इसमें फ्लैग रजिस्टर ड्रॉ करना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आधे मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर आपने जैसे मैंने एक्सप्लेन किया एक एक लाइन लिखी, देखो ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक एक लाइन एक एक फ्लैग के बारे में लिखेंगे अगर आप, तो आपको फुल मार्क्स 5 मार्क्स इसमें कंप्लीटली मिल जाएंगे। उसमें क्या करना है, सारे सारे फ्लैग्स को राइट हैंड साइड से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए। ये कैरी फ्लैग है, जब कैरी आएगा तो 1 होगा, नहीं आएगा तो 0 होगा। ये पैरिटी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग हमारे पास जब इवन नंबर ऑफ 1 होगा तो ये 1 होगा, और अगर ऑड होगा तो ये 0 होगा, ठीक है। ऑड यानी ओ से 0 याद रखो, ऑड है इसका मतलब 0 पैरिटी, मतलब अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ 1 है रिजल्ट में, तो पैरिटी फ्लैग 0 होगा, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जब लोअर नेबल से हायर नेबल में कैरी जाएगा तब ये 1 होगा। जीरो फ्लैग अगर रिजल्ट 0 है तो ये 1 होगा। साइन फ्लैग अगर रिजल्ट नेगेटिव है, साइन नंबर में अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो ये 1 होगा। ये सिंपली एमएसबी को कॉपी कर लेता है। फिर हमारा ट्रैप फ्लैग है, ट्रैप फ्लैग क्या करेगा, सिंगल स्टेपिंग मोड अलाउ करता है कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद आपको डिबगिंग करनी है, हर इंस्ट्रक्शन के बाद रुकेगा और आपको बटन दबाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आईटी क्या है हमारा, इंटरप्ट फ्लैग है, कि जब भी कोई इंटरप्ट आएगी तो वो इंटरप्ट फ्लैग तो इंटरप्ट अनेबल फ्लैग होना है, हाँ डिसेबल, हाँ अगर हमने इसको 1 कर रखा है, ये हमारे हाथ में होता है, कंट्रोल फ्लैग कहते हैं। ये तीनों कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं हमारे पास, ओएफ डीएफ और नहीं, ओएफ तो नहीं होता, डीएफ और आईटी होता है। डीएफ आईटी और ट्रैप फ्लैग, हाँ ये वाला डायरेक्शन फ्लैग इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग, ये तीनों हमारे कंट्रोल फ्लैग होते हैं। तो इंटरप्ट फ्लैग क्या है, अगर हमने 1 कर रखा है तो जो भी इंटरप्ट आएगी वो मतलब माइक्रो प्रोसेसर उसको एंटरटेन करेगा। अगर ये 0 है तो बाहर से इंटरप्ट आती रहे, माइक्रो प्रोसेसर को कोई लेना देना नहीं है, हमने बंद कर रखी है अपने अपने घर की बेल का, हमने अंदर से तार काट दिया, अब कोई भी जो है बाहर से बजाता है हमें पता नहीं चलेगा। सेम गोस फॉर इंटरप्ट अनेबल फ्लैग, ठीक है। फिर हमारा डायरेक्शन फ्लैग होता है, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन में काम आता है, जब हम लोग कंटिन्यूअसली डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन, जब हम लोग कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर ये फ्लैग 1 है तो नीचे से ऊपर की तरफ डेटा ट्रांसफर होगा, और डेटा फ्लैग 0, डायरेक्शन फ्लैग 0 है तो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ओवरफ्लो फ्लैग जब हमारा रेंज से बाहर चला जाएगा, रिजल्ट ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। आईओपीएल जो है वो, अरे यार ये एक शीट रह गई इसकी, तो चलिए कोई बात नहीं, जो मेरी फर्स्ट यूनिट की वन शॉट वाला वीडियो उसमें पूरा सारे के सारे फ्लैग डिस्कस किए गए, वहां से देख लेना। आईओपीएल में आईओ का प्रिविलेज लेवल बताता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है उनका प्रिविलेज लेवल क्या है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोग्राम रन कर रहा है तो वो इससे मैच कर सकता है कि मैं
इनपुट आउटपुट को प्रिविलेज एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। एनटी हमारा नेस्टेड टास्क है कि एक हमारा मेन टास्क होगा और वहां से हमने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रखा है, तो हमारा ये हमें ये पता चलेगा कि इस बिट से कि हमारा जो अभी करंटली टास्क चल रहा है वो मेन टास्क है या नेस्टेड टास्क है, मतलब किसी और टास्क ने इसको कॉल किया है या मल्टीटास्किंग। ठीक है, फिर हमारे पास आरएफ है, आरएफ हमारा रिज्यूम फ्लैग है। अगर ये 1 है तो हम जो डिबग में ब्रेक पॉइंट लगाते हैं तो अगले ब्रेक पॉइंट से स्किप कर जाएगा और फिर फौरन ही अपने आप 0 हो जाता है। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन में 4 जगह डिबग ब्रेक पॉइंट लगा रखा है और फर्स्ट को हमने चेक कर लिया कि अब इसमें हमें नहीं है, तो वो बार बार वहां आके हमारा प्रोग्राम ना रुके, वो लूप में चल रहा है, तो इसलिए हम उससे पहले रिज्यूम फ्लैग को 1 कर देंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट पे हमारा प्रोग्राम नहीं रुकेगा और उसके आगे बढ़ते ही रिज्यूम फ्लैग अपने आप 0 हो जाएगा, तो अगले ब्रेक पॉइंट पे रुक जाएगा। वीएम हमारा वही वर्चुअल मोड, इसको 1 करने से हम लोग वर्चुअल मोड में चले जाते हैं, 0 होगा तो वापस प्रोटेक्शन मोड में। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है इसने, उसके बाद पूछा है हाउ मेनी डीबग रजिस्टर आर प्रेजेंट, लिस्ट एंड ड्रॉ ऑल ऑफ देम। तो डीबग रजिस्टर को लिस्ट करना है और ड्रॉ करने को बोल दिया इन्होंने। तो हमारे पास ओके, फ्लैग रजिस्टर का आईओपीएल यहाँ पे दिया होता, सॉरी उधर वो बीच में वो वाली स्लाइड्स आ गई, ये आईओपीएल बिट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद डिबग रजिस्टर को अगर सिर्फ ड्रॉ करना है, लिस्ट करना है, तो सिर्फ इतना करना है, आपको कुछ नहीं करना। और देखो जितना एग्जामिनर पूछ रहा है बस उतना ही बताओ, ज्यादा बताने के चक्कर में गलत मत लिख के आ जाना। अगर सही है ठीक है, बहुत अच्छे से, ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत नहीं लिखना है, मार्क्स काटने का मौका नहीं देना है सामने वाले। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डिबग रजिस्टर है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करना बहुत आसान है, DR0 से लेकर DR3 तक 4 रजिस्टर है, सब में सेम लिखना है, ब्रेक पॉइंट 0 लीनियर एड्रेस, ब्रेक पॉइंट 1 लीनियर एड्रेस, ब्रेक पॉइंट 2 लीनियर एड्रेस। सिंपल, ये ब्रेक पॉइंट के लीनियर एड्रेस है। पूरा डिबग रजिस्टर मैंने पिछले से पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, सॉरी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया, डिबग एंड टेस्ट रजिस्टर वाली। ठीक है, ये दोनों हमारे इंटेल के रिजर्व ने, इसको हम यूज नहीं करते। ये हमारा स्टेटस रजिस्टर है और ये हमारा कंट्रोल रजिस्टर। उसने सिर्फ ड्रॉ करने के लिए कहा है, हम इतना ड्रॉ करके छोड़ देंगे। लिस्ट कर दिया, ड्रॉ भी कर दिया और लिस्ट भी कर दिया, लिस्ट है ना, ये लिस्ट हो गई इसकी, ये ड्रॉ हो गया। अगर वो एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो फिर हम आगे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन रीड साइकिल विद नॉन पाइपलाइन एड्रेस टाइमिंग। तो रीड साइकिल के लिए हमने जो लास्ट से लास्ट वीडियो थी उसमें हमने रीड साइकिल, राइट साइकिल, पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन दोनों के लिए डिस्कस किया। ठीक है, तो रीड साइकिल में यही चीज, बस इतना, ये वाला डायग्राम चलो ये बना लेना, इसके साथ में एक आध चीज और ऐड कर देना। जैसे इसमें क्या क्या है, क्लॉक है, एड्रेस है, डेटा है, एनए है, एडीएस है। ठीक है, इसमें क्या नहीं है, इसमें एड्रेस बस है, हाँ रीड एंड राइट बार, ये वाली पिन। तो इसी तो पता चलेगा कि हम लोग रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो अगर ये 0 है इसका मतलब रीड साइकिल है, अगर ये 1 है इसका मतलब राइट साइकिल है। तो ये एटलीस्ट होना चाहिए हमारे पास, रीड राइट बार और रेडी पिन जो होगी हमारी, है ना, रेडी पिन यहाँ नहीं है ना, हाँ रेडी सिग्नल जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये कैसे बनना है ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें जाके चाहे देख लेना। और अगर सिर्फ लिखना है फॉर सेक के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये नॉन पाइपलाइन होगा तो एक बार में हम लोग एक एड्रेस देंगे एक मशीन साइकिल में 2 स्टेट्स होती हैं, T1 स्टेट, T2 स्टेट। तो अगर नॉन पाइपलाइन है तो एक मशीन साइकिल के स्टार्टिंग में हम लोग एक एड्रेस देते हैं और अगले मशीन साइकिल के स्टार्टिंग में दूसरा एड्रेस देंगे। अगर इस वाले एड्रेस का डेटा इस मशीन साइकिल में बाई चांस नहीं आ पाया, अगला डिवाइस स्लो था, मतलब जो दे रहा है डेटा वो स्लो है, वो इसने डेटा हमें यहाँ पे नहीं दिया, तो हमें डेटा बाद में मिलेगा, तो हम इस एड्रेस को यहाँ नहीं दे पाएंगे। अगर ये डेटा यहाँ तक नहीं आ रहा तो इसका मतलब अगला एड्रेस हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि अभी पिछला ही डेटा नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग ये सिस्टम को स्लो कर देते हैं। पाइपलाइन वाली में हम लोग क्या होता है कि इसको एड्रेस को यहाँ पे यहीं पे चेंज कर देते हैं अगला एड्रेस, जिससे कि डेटा में मिल जाता है इजीली बात। ठीक है, तो ये हमारा नॉन पाइपलाइन का टाइमिंग डायग्राम हो गया। इसके अलावा चलो ये एक पेपर खत्म हो गया, अब दूसरा पेपर देख लेते हैं। दूसरा पेपर था हमारे पास जो आया इनसेम फरवरी 2023 में, उससे पहले अप्रैल 2022 का था, अब फरवरी 2023 में था, अब एक अब होगा मार्च 2024 में। ठीक है, तो देखो तब फेब 2023 में हुआ था और तब एग्जाम जो थे वो जून में थे। ठीक है, लेकिन ये भी सॉरी फेब में नहीं हुआ, वो ये भी हाँ ये कब हुआ, अप्रैल में हुआ, 8 अप्रैल 2023, क्योंकि ऑब्वियसली सेशन वहां लेट चल रहा था, तो अब सेशन टाइम पे इसलिए मई में एग्जाम हो ही जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ 80386 माइक्रोप्रोसेसर विद एप्रोप्रिएट डायग्राम। तो आर्किटेक्चर हमारे पास ये है, इसका आर्किटेक्चर बहुत आसान है। इवन 8086 का आर्किटेक्चर डायग्राम टफ था ड्रॉ करना, लेकिन इसका आसान है, क्योंकि अगर इसको डिटेल में ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए आप लोग के सिलेबस में भी नहीं रखा गया उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले डायग्राम को, आपको सिंपल ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में क्या बनाना है, यहाँ से बस यूनिट स्टार्ट होगी, बस यूनिट से सबसे पहले जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऑफ फेच होके प्रीफेच में आ रही है, याद है इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट, बस वही फेच डिकोड एग्जीक्यूट ऐसे हो रहा है हमारे साथ में। तो यहाँ पे फेच है, प्रीफेच है, पहले इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, प्रीफेच क्यू में लगा रहा है, प्रीफेच क्यू से डिकोडर में जा रही है, डिकोडर डिकोड कर रहा है, डिकोडर डिकोड क्यू में लगा रहा है, इंस्ट्रक्शन क्यू में, और यहाँ से क्यू जा रही है एएलयू में, जहां पे जाके एग्जीक्यूट हो रही है।
यहाँ पे एग्जीक्यूशन यूनिट में हमारे पास ALU है, डिवीजन वाले मल्टीपल डिवीजन के लिए हमारे पास अलग से सर्किट है, बैरल शिफ्टर है और रजिस्टर्स हैं, जितने जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे हमारे, जनरल पर्पस के सारे रजिस्टर्स जितने थे, स्टैक वाले और मतलब जो है सेगमेंट रजिस्टर और डेटा रजिस्टर, ऑफसेट रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है, सारे के सारे हमारे पास यहीं पे, ठीक है। तो रजिस्टर सारे हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद सेगमेंट यूनिट, सेगमेंटेशन यूनिट आएगी, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स होंगे, सॉरी, अच्छा तो रजिस्टर्स यहाँ पे कौन से थे, यहाँ पे जनरल पर्पस, ओके, हाँ सेगमेंट तो सेगमेंट रजिस्टर्स में ही होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स होंगे, यहाँ सेगमेंट ट्रांसलेटर होगा, यहाँ से एड्रेस ट्रांसलेट होगा सेगमेंट में, फिर ये पेजिंग यूनिट, ये ऑप्शनल होती है लेकिन ये होगी, माइक्रो प्रोसेसर में तो है ही, भले ही ऑन कर रखा हो नहीं कर रखा हो। तो यहाँ पे हमारे पास पेज ट्रांसलेटर है, और पेज ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेशन लुकर साइड बफर में पेज की वैल्यू डालता रहता है, अप टू 32 एंट्रीज ट्रांसलेशन लुकर साइड बफर में स्टोर होती है, ठीक है। बस इतना सा आर्किटेक्चर डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन कर देना है कि बस यूनिट क्या होती है, कोड टू फेच यूनिट क्या होती है, डिकोड यूनिट क्या होती है, सेगमेंटेशन यूनिट क्या होती है। अगर इसको पूरा ना लिखना चाहो तो कम से कम जितना मैंने डार्क कर रखा है, जितना मैंने ब्लैक कर रखा है, उतना तो भाई लिख देना, इससे कम में काम नहीं चलेगा यार, देखो, है ना। फिर पेजिंग यूनिट हो गई, एक्सिक्यूशन यूनिट हो गई, बस इतना हम लोग को यहाँ पे बता देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एड्रेसिंग मोड का होगा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड ऑफ 8036 विद एग्जांपल। इसमें इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और बेस्ड एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो बहुत ही आसान है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है कि हमने ऑपरेंड का एड्रेस डायरेक्टली डाल दिया है इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें ऑपरेंड ऑफसेट एड्रेस इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। तो इवन अगर आप इतना भी लिख के आते हैं एक लाइन उसके बारे में कि ये एड्रेसिंग मोड क्या करता है और उसका एक एग्जांपल से बात एकदम क्लियर हो जाती है कि हाँ बच्चे को पता है कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एग्जांपल बहुत अच्छी चीज होती है, तो एग्जांपल होना चाहिए आपके आंसर में। तो मूव AX, 3545H, यहाँ पे मैंने 8 बिट का एड्रेस दिया है, ठीक है, 8 और 8 16, यहाँ पे मैंने 16 बिट का एड्रेस दिया है, आप इसमें 32 बिट का एड्रेस दीजिए क्योंकि ऑफसेट एड्रेस हम लोग दे रहे हैं। तो ये 3535H नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमें एड्रेस देना है, तो एड्रेस जो है वो ब्रैकेट्स में बंद होता है। तो यहाँ जो एड्रेस होगा वो 32 बिट का होगा। मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं, आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे 8 नंबर। ये जो है इसकी जगह आपके पास 35452539H ये होना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट 8 नंबर जब आप लिखेंगे तब 32 बिट का ऑफसेट बनेगा, ठीक है। तो वो ऑफसेट एड्रेस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए 32 बिट का, आप इसको लिखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। फिर आपने उसने क्या पूछा है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है हमारे पास, या इंडेक्स पूछा है, क्या पूछा है, हाँ इंडेक्स और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इंडेक्स और बेस इंडेक्स में इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है ये वाला, इंडेक्स रजिस्टर कंटेंट इज एडेड टू अ डिस्प्लेसमेंट टू फॉर्म द ऑपरेंड्स ऑफसेट। बेसिकली हम एड्रेसिंग मोड क्यों यूज करते हैं, ऑफसेट एड्रेस देने के लिए। तो अलग अलग ऑफसेट एड्रेस देने के लिए हमारे पास अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग दे सकें ऑफसेट एड्रेस। तो बस यही बताना होता है हर एड्रेसिंग मोड में, ये बताना इंपॉर्टेंट है कि इसका ऑफसेट एड्रेस कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। हर एड्रेसिंग मोड में ये बताना इंपॉर्टेंट है कि इसका ऑफसेट एड्रेस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो एग्जाम्पल है, बस वो दो चीज हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने क्या बताया, इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करते हैं एक डिस्प्लेसमेंट में जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे हमने मूव EX टेबल ESI, टेबल हमारे पास कोई टेबल बनी हुई है, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, टेबल हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट में हम ESI के कंटेंट को ऐड करेंगे अपने डेटा को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद था बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हमारे पास दोनों चीजें होंगी, दो रजिस्टर्स होंगे, कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। एक हमारा बेस रजिस्टर होगा EBX और एक हमारा ऑफसेट मतलब इंडेक्स रजिस्टर होगा ESI, ठीक है। तो ESI प्लस EBX हमारे पास वहां पर जाकर ऐड होके हम लोग को डेटा मिलेगा। क्यों होता है ऐसा, जैसे हमें किसी टेबल, बहुत बड़ी टेबल है, जैसे कोई क्लास का रोल नंबर, क्लास के मार्क्स हैं, रोल नंबर है, तो हम बेस एड्रेस एक उसका एक रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं कि ठीक है यहाँ पे हमारे पास आपकी क्लास के एड्रेसेस 1000 से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हमें जिस बच्चे का भी नंबर चाहिए हम सिर्फ ESI में उस बच्चे का रोल नंबर डालेंगे। 21 चाहिए, हमने 21 डाला, वो उसमें ऐड करेगा 1000 में 21 रोल नंबर वाले बच्चे का आंसर हम लोग को मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिस्क्राइब यूज ऑफ वेरियस 8036 डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल। अच्छा विद एग्जांपल ही कह दिया तो भाई, तो देखें एड्रेसिंग मोड्स, ओके, डेटा मूवमेंट। अच्छा डेटा मूवमेंट वाली मैंने अभी डिस्कस की थी, 5-6 जो इंस्ट्रक्शंस थी, उसी के अकॉर्डिंग आप इस वाले का भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास वेरियस ऑपरेटिंग मोड्स, फिर आते हैं ऑपरेटिंग मोड्स, फिर से ऑपरेटिंग मोड हम लोग डिस्कस
कर ही चुके हैं ऑलरेडी, कौन कौन से ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड विद 8086 विद एग्जांपल। अब ये फिर से एड्रेसिंग मोड्स आ गए हमारे पास, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इनके भी आंसर आपको उस वाली वीडियो में मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पर भी। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में सिंपल जो एड्रेस है ऑपरेंड का वो हम एक रजिस्टर में रख के देते हैं, ठीक है। तो हम 32 बिट का रजिस्टर कोई भी यूज करेंगे क्योंकि 32 बिट के ऑफसेट एड्रेसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए ऑफसेट एड्रेस देने के लिए हमारे पास कोई 32 बिट का रजिस्टर होगा। जैसे हमने यहाँ शो किया कि EDX से कंटेंट जा रहा है EAX में। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एक रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, सॉरी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में डायरेक्टली डेटा जाएगा ना, जो भी डेटा हमें देना है वो हम एक रजिस्टर में रखेंगे, उस रजिस्टर से हम किसी और रजिस्टर में डेटा डाले होंगे, तो वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा, ठीक है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम लोग डेटा एक रजिस्टर में रखेंगे, उस रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हमारे पास डेटा चला जाएगा। ये होता है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का क्या है, ऑपरेंड इज इन रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या था, रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ये तीनों बहुत आसान है। इमीडिएट में क्या है, ऑपरेंड ही हमने इंस्ट्रक्शन में दे दिया, जैसे मूव ECX, टू, मतलब ये पूरा 32 बिट का हमने नंबर डाल दिया है, ठीक है। तो इमीडिएट सबसे आसान है कि उसमें ऑपरेंड खुद ही इंस्ट्रक्शन में, उसके बाद रजिस्टर है, उसमें जो ऑपरेंड है वो हमने रजिस्टर में पुट करके दे दिया। फिर हमारे पास रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, यहाँ पे हम लोग जो है वो डेटा का एड्रेस रजिस्टर में रख के दे रहे हैं। डेटा का एड्रेस जहां से हमें डेटा उठाना है, जो ऑफसेट एड्रेस हमें देना है, वो एड्रेस हम लोग डायरेक्टली ना देके रजिस्टर में रख के दे रहे हैं। तो इस रजिस्टर में 32 बिट का रजिस्टर होगा, ऑफसेट एड्रेस 32 बिट के होते हैं, तो ये 32 बिट के रजिस्टर में हम लोग एड्रेस रखेंगे और इसके चारों तरफ एक, मतलब इसके दोनों तरफ एक ब्रैकेट बना देंगे, जिससे समझ में आए कि अब इससे हमें डेटा नहीं लेना बल्कि एड्रेस लेना है। यहाँ पे इसके अराउंड ब्रैकेट नहीं था, तो ये क्या समझ में आया कि ये डेटा देगा, है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसका मतलब अब ये एड्रेस देगा, डेटा नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये तीनों एड्रेसिंग मोड हो गए। फिर क्या हुआ, एक्सप्लेन जनरल रजिस्टर एंड सेगमेंट रजिस्टर ऑफ 8036 विद एप्रोप्रिएट डायग्राम। तो जनरल रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर हमारे पास कुछ इस टाइप का डायग्राम आप लोग को बना। जनरल रजिस्टर में हमारे पास टोटल 8 कौन कौन से हैं, EAX, EBX, ECX, EDX, फिर ESP, EBP, ESI, EDI, ठीक है। ये सारे के सारे रजिस्टर्स हम लोग को मतलब इन सारे रजिस्टर को, 8 के 8 रजिस्टर को हम जनरल डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स इनके अपने कुछ खास यूज भी होते हैं, जैसे ESP हमारा स्टैक पॉइंटर के लिए यूज होता है, स्टैक की टॉप को हमेशा पॉइंट करता है। EBP हमारा बेस पॉइंटर होता है, ये भी हमारा स्टैक में चलता है। ESI और EDI इसको हम लोग अपने स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इनको हम लोग जनरल रजिस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, अपना जनरल डेटा भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर आ गया हमारे सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर यहाँ पे हमारे पास है 6, CS, SS मतलब कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट के एक्सटेंशन है FS और GS, इनका कोई फुल नेम ऐसा सच है, ठीक है ना। तो 6 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर है, 5 32 बिट के एक्सटेंडेड ऑफसेट रजिस्टर है और 32 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर है हमारे पास 4, ठीक है। पांचवा ये EIP को हमने कंसीडर किया यहाँ पे, पर इसको क्योंकि EIP हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, इसको हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह यूज नहीं कर सकते। इन चारों को कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बता रहा होता है, तो क्योंकि कोड मुस्तकिल रन हो रहा है तो हर बार उसके पास वो फ्री नहीं है, कभी भी हमेशा उसके पास अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, तो उसको हम लोग यूज कभी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद प्रोसेसर स्टेट आफ्टर रीसेट। तो प्रोसेसर स्टेट आफ्टर रीसेट क्या होगी हमारे पास, ये रीसेट में जो हमारा प्रोसेसर है वो रोम की एक लोकेशन FFFFFF 0 पे जाता है, ठीक है। कॉल द रीसेट वेक्टर एड्रेस, यहाँ पे जाके वो बायोस प्रोग्राम चलाता है। जैसे कभी भी आप कंप्यूटर को ऑन करें तो वो बूट होता है पहले, तो वो बूट उसका वहां पर होता है, तो बायोस प्रोग्राम वहां से, जिसको मॉनिटर प्रोग्राम भी कहते हैं, वो प्रोग्राम वो रन कराता है उस पर जाकर के। एडिशनली 8036 में आल्सो एग्जीक्यूट अ पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी होता है, वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है। वो डिपेंड करता है बिजी पिन के ऊपर, अगर हमने बिजी पिन को 0 कर रखा है तो वो टेस्ट परफॉर्म होगा, वरना तो वो नहीं होगा, ठीक है। रीसेट के टाइम जैसे हमने बिजी पिन को 0 किया, अब रीसेट किया अगर, तो वो टेस्ट परफॉर्म होगा, और अगर वो टेस्ट का रिजल्ट सही आता है, मतलब टेस्ट अगर पास हो जाता है, तो EAX में 0 होगा, जो हमारा A रजिस्टर है उसमें 0 होगा, ये वरना उसमें कुछ भी उल्टी सीधी कोई वैल्यू होगी, मतलब कोई वैल्यू होगी जो ये बताएगी कि मतलब टेस्ट पास नहीं हुआ। अगर 0 है तो पास है, अगर 0 नहीं है तो पास नहीं हुआ, बस इतनी बात, ठीक है। ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गए। इसके बाद क्या है हमारा, प्रोसेसर स्टेट आफ्टर रीसेट हो गया। और फिर हाँ, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन रीड साइकिल विद नॉन पाइपलाइनिंग एड्रेस टाइमिंग, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस की, रीड साइकिल नॉन पाइपलाइनिंग के साथ। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कंट्रोल रजिस्टर ऑफ 8036, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक्सप्लेन फॉलोइंग सिग्नल, INTR, ADS, रेडी, होल्ड, NMI, ठीक है। चलो ये भी डिस्कस करते हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन राइट साइकिल विद नॉट, ओके, ठीक है। तो ये दो चीजें रहेंगी, क्योंकि एक्सप्लेन डीबग रजिस्टर भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फिर भी ये वाले सिग्नल्स रह गए, तो सिग्नल के लिए हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा अपने पिन डायग्राम के पास। तो पिन डायग्राम में अब इसने क्या पूछा है, NMI पूछा है, INTR पूछा है ना। NMI, INTR, तो NMI और INTR क्या है हमारे पास, हार्डवेयर इंटरप्ट है दोनों।
NMI और INTR ये हमारी इंटरप्ट पिन है, हार्डवेयर इंटरप्ट। इनके बारे में अगर आप लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये एक टेबल ये वाला। NMI के बारे में आप ये सब लिख लीजिए। NMI is a non-maskable interrupt, hence cannot be disabled. NMI is at higher priority. It is an edge-triggered interrupt. It is a vectored interrupt. Vectored interrupt का मतलब ये है कि इसका एड्रेस फिक्स है, जब भी इंटरप्ट आएगी तो फौरन उस एड्रेस पे जाके वो प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन INTR नॉन वेक्टर्ड है, तो जब ये इंटरप्ट आएगी तो प्रोसेसर एड्रेस मांगेगा आपसे कि भाई ठीक है इंटरप्ट तो आपने कर दिया, बताओ कौन सा प्रोग्राम रन कराना है, वो हमें जाके रन कराना पड़ेगा। ठीक है, INTR NMI हो गया। ADS रेडी और होल्ड। ADS कहाँ गया हमारा, ADS एड्रेस स्टेटस है। ठीक है, ADS हमारा तब जीरो होगा जब जब एड्रेस बस पे नया एड्रेस आएगा। जैसे ही नया एड्रेस बस पे आया, फौरन ADS जीरो हो जाएगा उस क्लॉक के लिए, उस स्टेट के लिए। एक मशीन साइकिल में दो स्टेट थी, कहीं पे हमने भी ड्रॉ किया था ना, नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन वाले। हाँ, जैसे एक मशीन साइकिल में ये दो स्टेट है, तो जैसे ही एड्रेस चेंज हुआ, यहाँ पे एड्रेस चेंज हुआ, एडीएस का है, एडीएस ये जीरो होगा। ठीक है, अब अगले साइकिल में एड्रेस चेंज नहीं हुआ, सेम एड्रेस है तो एडीएस हमारा वन हो जाएगा। फिर अगले में यहाँ चेंज होगा तो फिर से जीरो हो जाएगा। इस तरह से एडीएस काम करता है। एडीएस और NA बार भी पिन वहां पे शायद पूछ रहा है ना वो, हाँ नहीं एडीएस पूछा है इसमें से। ठीक, तो एडीएस में क्या होगा कि जब 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 इस एड्रेस बस पे एड्रेस चेंज होगा, नया एड्रेस आएगा, तब तब एडीएस हमारा जीरो होगा, और फिर अगले साइकिल में अगर नहीं है तो फिर वो वापस से वन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद और क्या पूछा इसने, रेडी और होल्ड। ओके, होल्ड का तो शायद हमने अभी डिस्कस किया ही था। फिर भी रेडी जो हमारी पिन है, रेडी जब हमारा कोई साथ में पेरिफेरल डिवाइस एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, और बल्कि मैथ को प्रोसेसर यूज करता है ना, म्यूपी विद स्लोअर पेरिफेरल्स के लिए। ठीक है, तो जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं कोई स्लो और पेरिफेरल पेरिफेरल डिवाइस हम लोग को यूज कर रहे हैं, और उसमें वो स्लो है, हमने एक उसको डेटा दिया कुछ काम करने के लिए, वो हमें वापस देगा, तो वो वापस नहीं दे पाया तब तक। ठीक है, तो क्या करेगा, रेडी पिन को वन रखेगा जब तक वो तैयार नहीं है डेटा देने के लिए। जब वो डेटा देने के लिए तैयार हो जाएगा तब रेडी पिन को जीरो करेगा कि ठीक है, ओके आई एम रेडी नाउ, नाउ यू कैन टेक डेटा फ्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंक्रोनाइज करने के काम आता है कि ऐसा ना हो कि हम मांगे जा रहे हैं उससे वो दे ही नहीं रहा, या हम उसको डेटा दे भेजे जा रहे हैं वो स्टोर ही नहीं कर पा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, डेटा भेजेंगे, फिर वो रेडी पिन को जीरो कर देगा। अच्छा ठीक है, तुमसे मैंने डेटा ले लिया, अब मैं जरा सा चेक कर लूं, मैं स्टोर कर लूं उसको। फिर जब वो दोबारा अगला डेटा लेने के लिए तैयार होगा तो फिर दोबारा से रेडी पिन को जीरो कर देगा, तो हम उसको अगला डेटा दे देंगे। इस तरह से काम चलता है। ठीक है, और इसके बाद था हमारा होल्ड। होल्ड सिग्नल हमारे पास, होल्ड और HLD, वही होल्ड सिग्नल वही है कि जब डीएमए एक्सेस करना चाहेगा तो होल्ड सिग्नल उसको देगा कि भाई मुझे बस का कंट्रोल दे दो, तो वो उसको दे देगा, एक्नॉलेज करेगा होल्ड को। ठीक है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन राइट साइकिल विद नॉन पाइपलाइन एड्रेस टाइम। देखें यहाँ पे राइट साइकिल बनाया है नहीं बनाया, होप के बनाया हो। राइट साइकिल में बनाना भूल गया, कोई बात नहीं, राइट साइकिल बिल्कुल सेम है जैसे रीड साइकिल। रीड साइकिल और राइट साइकिल में नॉन पाइपलाइन के लिए है, तो रीड साइकिल राइट साइकिल बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होंगे, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, दो चीजें चेंज होगी, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है, ये जो रीड की जगह राइट के लिए सीधा जाएगा, क्योंकि ये रीड है, मतलब रीड नहीं है, अभी राइट है, तो राइट के लिए हमारा ये जो सिग्नल है वो वन होगा। और दूसरी बात है, डेटा क्योंकि अब हम लोग खुद राइट कर रहे हैं, तो डेटा हम लोग यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे। ऐसे इस साइकिल के लिए हम लोग यहाँ से डेटा देंगे, बजाय डेटा जहां हमें बाद में मिल रहा था कि वो हम रीड कर रहे थे तो वो डेटा दूसरा डिवाइस हमें दे रहा था, अब तो हम लोग राइट कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग एड्रेस देंगे वैसे हम लोग डेटा भी देना शुरू कर देंगे उसको। ऐसे हमारा डेटा इस टाइप से चेंज होगा नॉन पाइपलाइन साइकिल में, तो डेटा भी साथ। तो बस ये दो चीजें हमें चेंज करनी है इस डायग्राम में, और यही हमारा राइट नॉन पाइपलाइन राइट साइकिल का डायग्राम बन जाएगा। क्या करना है सिर्फ इसमें, राइट रीड राइट बार की जगह राइट को बंद कर देना है, और डेटा हमें शुरुआत से देना है। ठीक है, और अगर फिर भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो वीडियो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, वहां से जाके समझ। ठीक है, एंड देन डीबग रजिस्टर को एक्सप्लेन करना है 80386 के, वही डीबग रजिस्टर जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वही डीबग रजिस्टर हमने यहाँ पर रखा है, मतलब ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। एक्सप्लेन करने हो गया तो डीबग कंट्रोल रजिस्टर नॉर्मली हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये भी आप जाके उसमें वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो फॉर इंस्टेंस फिर भी आज हमने क्या किया, हमने ये दो पेपर लिए पूरे, इनके टोटल 6, हर पेपर में एक यूनिट में से 6 क्वेश्चन आए, तो यानी कि हर पेपर में 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन इसके और 12 क्वेश्चन इसके, 24 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन में से मैं समझता हूँ कम से कम 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, 4 से मतलब 6 क्वेश्चन इसमें, इस बार वाले पेपर में भी इसमें से रिपीट होने चाहिए। नॉर्मली यही होता है कि 25% पेपर रिपीट होता है, फिर भी अगर नहीं भी हो तो बहुत ज्यादा घबराने की और इसकी बात नहीं। जो मैंने इनसेम की वीडियो बनाई अभी तक, टोटल अगर इनसेम की प्लेलिस्ट लगाई जाए तो 2 वीडियो 1 शॉट की 1 घंटे की होगी मुश्किल से, एक से कम ही है वो। और उसके अलावा 2 वीडियो उसके बाद मैंने अपलोड करी थी, एक पाइपलाइन के लिए, पाइपलाइनिंग के लिए, और एक हमारी डिबग
और टेस्ट रजिस्टर के लिए। तो कुल मिला के 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे की टोटल प्लेलिस्ट। अगर उसको तुम देख लोगे और उसको समझ लिया अगर आपने, तो आप इजीली ये पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 में से 25 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, चलो बाकी तो तुम लोग ही बताओगे एग्जाम देने के बाद कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं। ठीक है, तो कोशिश करना ये वीडियो और एक आध बार देख लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे कि उनको भी पता चल जाए क्या है। और जिस दिन एग्जाम होगा तो कोशिश करूंगा उस दिन भी कोई वीडियो डालूं उस पेपर के सॉल्यूशन से रिलेटेड। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताना तब, है ना, कि कैसा गया और किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए तैयारी कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है, चलो बाय।